हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंस ड्रग या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग, जिसमें कि हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड इंटरेक्शन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड यूजेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंस ड्रग या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स। इनका जो यूज है मसल्स स्पाज्म को ठीक करने में होता है। मसल्स स्पाज्म या फिर जो मसल्स की जो नस है, नस चली जाती है, उसे ठीक करने में, या फिर मसल्स की जो ऐठन है उसे ठीक करने में इनका यूज होता है। ये मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। मसल्स जब रिलैक्स हो जाती हैं तो मसल्स जो स्पाज्म है वो ठीक ठीक हो जाता है, या फिर जो ऐठन है या फिर उसे कहते हैं जो नस चली जाती है वो ठीक हो जाती है जब मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। और ये जो मसल्स के पेन को ठीक करते हैं, साथ ही साथ बोन का जो पेन होता है उसे ठीक करते हैं। और इनका जो यूज है मसल्स स्पाज्म या फिर नस को ठीक करने में, और साथ ही साथ जो इनका यूज है सर्जरी में होता है। सर्जरी में मसल्स को रिलैक्स करने की अगर जरूरत पड़ती है तो इनका यूज होता है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये डिक्रीज करते हैं स्केलेटल मसल्स टोन। ठीक है, तो याद रखना है जो स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंस जो ड्रग हैं वो डिक्रीज करते हैं स्केलेटल मसल्स टोन। इनका जो एक्शन रहेगा या तो ड्रग सेंट्रली एक्ट करेगा या फिर पेरिफेरली एक्ट करेगा। यूजेस की हम बात कर चुके हैं, पेनफुल मसल्स स्पाज्म में इनका यूज होता है, और साथ ही साथ इनका जो यूज है सर्जरी में होता है फॉर रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। फार्माकोलॉजी में फिजियोलॉजी कोई नहीं पूछता है, बट जो फिजियोलॉजी हम आज फिजियोलॉजी देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की। क्यों देखेंगे? क्योंकि जो हमारे जो ड्रग का एक्शन है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हमें वहां से क्लियर हो जाएगा कि हमारे ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, हम फिजियोलॉजी से समझ सकते हैं कि जो हमारे ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या रहेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें, मोटर नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो जनरेट होती हैं, और मोटर नर्व इम्पल्स जनरेट होते ही रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है वो आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और एसिटाइल कोलिन रिलीज होते ही वो बाइंड होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, बाइंड किस पे होगा? निकोटिनिक रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड कॉजेस डीपोलराइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल एट मोटर एंड प्लेट। जिससे कि क्या होगा कि डीपोलराइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल होगा, और ये क्या कर देगा? जनरेट कर देगा मसल्स एक्शन पोटेंशियल, और मसल्स एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो स्टेज आती है इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि एसिटाइल कोलिन होता है उसका इनएक्टिवेशन स्टार्ट होता है, और जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन होता है। और जो लास्ट में क्या होता है, जो मसल्स फिर से वही प्रोसेस रीस्टार्ट होने लगता है। जो मसल्स हैं वो रेडी हो जाती हैं फॉर गेटिंग न्यू नर्व इम्पल्स। तो याद रखना है, यहाँ से हमारा एक ये क्लियर हुआ, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, तो जो हमारे ड्रग है वो क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करेगा, या फिर निकोटिनिक जो रिसेप्टर है उसके एक्शन को ब्लॉक करेगा। कोई इस कैटेगरी का ड्रग यूज करना होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? मतलब कि एसिटाइल कोलिन और निकोटिनिक रिसेप्टर के
एक्शन को ब्लॉक करेगा हमारा ड्रग, चाहे वो सक्सिनाइल कोलिन हो, और या फिर हम कह सकते हैं कि हम कोई ऐसा ड्रग यूज करेंगे जो कि क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है उससे कम कर देगा। ठीक है, हम एज अ पार्शियल एगोनिस्ट यूज करेंगे, जिसमें कि लाइक जैसे कि सक्सिनाइल कोलिन, ये एक पार्शियल एगोनिस्ट है जो कि इसका जो एक्शन है वो लेस देन होगा एसिटाइल कोलिन। ठीक, तो ये क्लियर हुआ कि हमें एक तो जो हमारे ड्रग हैं वो हमारी ड्रग ब्लॉक करेंगे एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर के एक्शन को ब्लॉक करेंगे। कहाँ करेंगे? एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, सेकंड क्या होगा? डीपोलराइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड पोटेंशियल को ब्लॉक करने वाले जो ड्रग हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, वो क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे, इनिबेट कर देंगे डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन को होने ही नहीं देंगे वो। ठीक है, या फिर डेवलपमेंट नहीं करने देंगे, डेवलपमेंट को होने नहीं देंगे ऑफ इंडिप्लेट पोटेंशियल, यानी कि वो इंडिप्लेट पोटेंशियल को स्टॉप कर देंगे, इनिबेट कर देंगे, या फिर डीपोलराइजेशन को इनिबेट कर देंगे। ठीक है, चाहे वो हमारा डी टोबैक्यूरिन ड्रग हो, वो भी यही करता है, डीपोलराइजेशन की जो स्टेज है उसे इनिबेट कर देता है, और जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है और मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे हमारा ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारा ड्रग है उसका क्या एम रहेगा और उसका क्या एक्शन रहेगा। ठीक, यहां से हमारे ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंस ड्रग या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जिसमें कि नंबर ए सेंट्रली एक्टिंग जो ड्रग हैं, जिसमें कि डायजापाम, बेंजोडायजापीन, एंड नंबर बी पेरिफेरली एक्टिंग जो ड्रग हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नंबर वन ड्रग एक्टिंग एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसमें कि नंबर ए डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, जो कि मैं पहले ही बोला था, सक्सिनाइल कोलिन, एंड नंबर बी नन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, जिसमें कि डी टोबैक्यूरिन, एंड नंबर टू डायरेक्टली एक्टिंग ऑन स्केलेटल मसल्स डेंट्रोलिन। सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंस की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रली एक्ट करते हैं और ये रिलैक्स करते हैं मसल्स को, और ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज किए जाते हैं, कॉम्बिनेशन विद नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो न्यूरोमस्कुलर डीपोलराइजिंग एंड नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। ठीक, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर की अगर हम बात करें, जो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर जो यूज किया जाता है, डी टोबैकोरिन यूज किया जाता है, और ये ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर की। कहाँ करेगा? एट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक, और इसका जो कॉजेस रहेगा पैरालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो एसिटाइल कोलिन क्या होता है? एज अ एगोनिस्ट, और इसमें ये देखा गया मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जो एसिटाइल कोलिन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक, तो जो हमारा ड्रग है डी टोबैकोरिन, वो डी टोबैकोरिन क्या करेगा? एंटागोनाइज कर देगा एक तरीके से जो एसिटाइल कोलिन है उसकी एक्शन को इनिबेट कर देगा। ठीक है, तो डी टोबैकोरिन हमारा क्या करेगा? एक्शन को ब्लॉक कर देगा, और इस जैसे कि इसमें लिखा है डी टोबैकोरिन ड्रग इज द एंटागोनिस्ट एट निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, तो डी टोबैकोरिन क्या करेगा? निकोटिनिक जो रिसेप्टर है उसकी एक्शन को ब्लॉक कर देगा, और जिससे कि क्या होगा? डीपोलराइजेशन नहीं होगा, ये और ना ही
जो मसल्स का जो एक्शन पोटेंशियल वो जनरेट होगा और इसकी वजह से क्या होगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। तो याद रखना है जो हमारा डी टोबैकोलिन जो ड्रग है वो ब्लॉक करेगा एक्शन ऑफ निकोटिनिक एंड एसिटाइल कोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड इनिवेट कर देगा डीपोलराइजेशन, और बाय दिस मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। क्यों रिलैक्स हो जाएंगी? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। डी टोबैकोलिन क्या करती है, हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ा देती है, और जिससे कि क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाता है और ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है। तो याद रखना है यहां से इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, हम इतना तो समझ गए हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट या फिर ड्रग की, जिसमें कि डी टोबैकोलिन है, वो इनिवेट करेगी एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड इनिवेट करेगी डीपोलराइजेशन एंड मसल्स एक्शन पोटेंशियल, और मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। सेकंड थिंग हम बात करें डी टोबैकोलिन की, तो डी टोबैकोलिन रिलीज को इंक्रीज कर देती है हिस्टामिन के रिलीज को, जिससे कि क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाता है और ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है। तो यहां से इसका काउंटर इंडिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें उस पेशेंट को नहीं देना है ये जो ड्रग है डी टोबैकोलिन, उस पेशेंट को नहीं देना है जो अस्थमेटिक पेशेंट है। ठीक, नंबर 1, अस्थमेटिक पेशेंट को हम डी टोबैकोलिन ड्रग नहीं देंगे। नंबर 2, ब्रोंको स्पाज्म, मतलब कि अस्थमेटिक की हम बात कर ही रहे हैं, ब्रोंको स्पाज्म किसमें हो जाता है, अस्थमेटिक पेशेंट में। और नंबर 2 की अगर हम बात करें, हाइपोटेंशन, ठीक है, जिसका पहले से ही हाइपोटेंशन होता है, ठीक है, उसका हाइपो हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, तो उस पेशेंट को डी टोबैकोलिन नहीं देना है। तो याद रखना है जो डी टोबैकोलिन जो ड्रग है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू हाइपोटेंशन एंड अस्थमेटिक पेशेंट। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है उसे नहीं देना है, और जिसका हाइपोटेंशन होता रहता है पेशेंट को, उसे ये ड्रग नहीं दी जाती है। ये इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है, और जो बीपी है वो कम हो जाता है, और जैसे कि जो अस्थमा की कंडीशन आ जाती है, ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन रिलीज होने के कारण बीपी लो हो रहा है, और साथ ही साथ ब्रोंको स्पाज्म हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। एंड हाइपरथर्मिया। इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो थियोपेंटोन सोडियम के साथ इस ड्रग को नहीं देते हैं, और साथ ही साथ जनरल एनेस्थेटिक जो ड्रग हैं, एनेस्थेसिया में जो यूज किए जाते हैं एनेस्थेटिक ड्रग, उनके साथ नहीं देते हैं। फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें, फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो जीआईटी ट्रैक के थ्रू हो जाता है। एडमिनिस्टर्ड चाहे आप इंट्रावीनियसली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, और मेटाबोलाइज बाय स्यूडोकोल इन स्ट्रेस, ठीक है, मेटाबोलाइज बाय स्यूडोकोल इन स्ट्रेस एंड लिवर एंड इलिमिनेशन बाय किडनी। यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका सर्जरी में यूज होता है, सर्जरी में जो मसल्स रिलैक्सेंस जो ड्रग हैं इनका यूज होता है, और कन्वल्सन एंड ट्रॉमा में इनका यूज होता है, और साथ ही साथ मसल्स स्पाज में इनका यूज होता है, एंड सर्जरी में चाहे वो एब्डोमिनल सर्जरी हो चाहे वो थोरेसिक सर्जरी हो, इनका यूज होता है। और मोस्ट ऑफ सर्जरी में मसल्स रिलैक्सेंस जो ड्रग हैं इनका यूज होता है, कन्वल्सन एंड ट्रॉमा एंड मसल्स स्पाज। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।